मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिटल रेप के ऊपर। क्या मैरिटल रेप इंडिया में क्राइम है? तो इसका आंसर है नहीं। मैरिटल रेप अभी तक इंडिया में कोई क्राइम नहीं है, बट इसके रिलेटेड एक पिटीशन डली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन 2022 से डली हुई थी। बहुत और एक नहीं, बहुत सारे पिटीशंस हैं, उनको कम्युलेट करके एक पिटीशन में डील किया जा रहा था। तो बट उसके ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी। उसका मेन रीज़न क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पार्लियामेंट को कि आप इसके ऊपर क्या स्टैंड रखते हैं, आप अपने आंसर दीजिए। बट यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर कोई आंसर नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से प्रोसीडिंग मोशन में नहीं आ पा रही थी। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि आप अपना आंसर एटलीस्ट क्लियर कीजिए, हमें पोजीशन बताइए कि आपका क्या व्यू है, मतलब पार्लियामेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या सोचना है। तो उन्होंने अभी एफिडेविट सबमिट किया है। तो चलिए इस केस के रिलेटेड पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं। जब हम इस केस को देखते हैं ना, तो होता क्या है कि सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, होता क्या है, वाई न्यूज़, स्टेटस क्या है इंडिया में, आज हिस्ट्री क्या रही है, इंडिया में मैरिटल रेप की क्या पोजीशन है, इसको कहाँ कंसिडर किया जाता है। और इसको रीड विद करना है आर्टिकल 21 एंड 14 के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी अपना एफिडेविट सबमिट किया है ना, उसमें उन्होंने क्लियरली इन दोनों आर्टिकल्स का मेंशन किया है कि क्यों ये इनकी वायलेशन नहीं है, क्यों ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले केस का नाम है हरिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर, 2022 का SLP है। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस थे, जैसा मैंने आपको बताया, इनको सबको एक सम अप कर दिया गया और यूनियन गवर्नमेंट को बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्लीज़ अपना एफिडेविट सबमिट कीजिए। अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है वो देखिए। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो ये है ना, इसको एक्सेसिवली हार्श होगा। किसके ऊपर? मेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, एक बार रेप के एलिगेशन लग जाने के बाद और जहाँ मैटर कंसेंट का हो, इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशंस रेज हो जाती हैं। एज ऑफ नाउ वो क्या जाना जाएगा? BNS। ठीक है, उनकी प्रिजम्पशन रेज आ जाती है कि अगर कोई वुमेन बोलती है कि कंसेंट नहीं थी, तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि कंसेंट नहीं होगी। ठीक है, अब इशू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मैरिटल रेप को रेप बना दिया गया तो मेंस के लिए ये सब कुछ प्रूव करना, सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें दो लोग आते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स तो एक मतलब बेसिक प्रिजम्पशन होता है कि ये तो होगा ही होगा, ओब्लिगेटरी है। ठीक है, तो उस चीज़ के रिलेटेड है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो ये मैरिज है ये सोशल मैटर ज़्यादा है, ना कि लीगल। ठीक है, इसको क्रिमिनलाइज करना एक तरीके से लीगल पॉलिसी के एम्बिट में नहीं आता, क्योंकि मैरिज क्या है? एक सोशल एस्पेक्ट है, दो लोगों का मिलना, सोसाइटी उसको डील करती है, तो ये एक सोशल नॉर्म है। पहला उनका आंसर था। दूसरा उनका आंसर क्या था यूनियन गवर्नमेंट का? ऑलरेडी वुमेन्स, मैरिड वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेमेडीज अवेलेबल हैं, अल्टरनेट रेमेडी उनको प्रोवाइड की गई है। अगर इस चीज़ को भी रेप में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। दूसरा, हाँ, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट तो कंसीडर किया है कि हम ये मानते हैं कि वुमेन एक ऑब्लिगेटरी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट की तरह उसे शादी में ट्रीट नहीं किया जाए कि मतलब मैरिटल रेप नहीं मान रहे हैं तो इट मीन्स कि उसके साथ किसी भी तरीके का फोर्स यूज किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। अगर एक मैरिज की चॉइस है वुमेन की कि अगर उसकी कंसेंट का वायलेशन किया जा रहा है तो वो मैरिज से आउटसाइड कर जाए या बाहर निकले या क्रुएलिटी का वो करे, तो हर बार कंसेंट ना देना इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैरिटल रेप नहीं है तो वो उस चीज़ को सहती रहे, नहीं। ठीक है, आगे पार्लियामेंट ने क्या कहा है? पार्लियामेंट ने बोला कि देखिए, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी हैं। 354 का केस फाइल कर सकती है, 498A फाइल कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस मैरिड वुमेन का हेल्प करता है, तो उनके पास डिफरेंट रेमेडी है। ठीक है, दूसरी चीज़, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने सर्वे किया था और उसकी रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलाई किया है।
उन्होंने 3 बेसिक पॉइंट सजेस्ट किए थे। पहला कि एक मैरिड वुमन को अनमैरिड वुमन के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है एक वुमन के पास, ठीक है ना। क्या क्या मैंने आपको बता ही दिया। वो क्रुएलिटी का केस कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर उसके साथ फोर्स यूज किया जा रहा है या किसी भी तरीके के साथ उसके साथ मारपीट हो रही है, 354 54A B इनका केस फाइल कर सकती है। दूसरा, अगर मैरिज जैसे रिलेशन में प्यूनेटिव मेजर्स डाल दिए गए तो आप सोचिए वाइफ एंड चिल्ड्रन की क्या पोजीशन रह जाएगी, उसके रिगार्डिंग भी सोचना सुप्रीम इनका पार्लियामेंट का काम था। दूसरा, उन्होंने बोला मैरिज जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लॉ बनाकर इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसके अपने राइट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। लॉ बना के इनको रेगुलेट तो किया जा सकता है कि क्या क्या किया जाए, लेकिन हर टाइम इनको मॉनिटर नहीं किया जा सकता कि एक मैरिज में क्या हो रहा है। दूसरी चीज, अब बारी आ जाती है इसको को रिलेट करके पेटिशनर्स ने जो ग्राउंड रखे गए कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन है कि एक वुमन है, जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो गई है, उसके साथ अगर कोई जबरदस्ती इंटरकॉर्स करता है विदाउट हर कंसेंट, तो वो तो मतलब रेप नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड एक वुमन है जो अनमैरिड है, उसके साथ विदाउट हिज कंसेंट अगर रेप किया इंटरकोर्स किया जाता है, वो रेप की कैटेगरी में आता है। तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ये पैराग्राफ पूरा का पूरा उस चीज़ को डील करता है, उनके थॉट प्रोसेस को डील करता है। पार्लियामेंट का यहाँ पर कहना है कि देखिए, जो मैरिड और अनमैरिड वुमेन के साथ डिफरेंशिया किया जा रहा है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, ठीक है। वो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैरिज का मतलब ही क्या है? मैरिज का मतलब है continuing expectation of either spouse there is a reasonable sexual access from the other। दो पार्टीज हैं तो ये माना जाता है कि सेक्सुअल एक्सेस तो होगा दोनों पार्टीज का आपस में, उनकी ऑब्लिगेशंस भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है और कंसिडरेशन भी है कि वो शादी में जो कि स्ट्रेंजर्स के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। तो वो अलग हो गई ना बात, एक मैरिड वुमेन है, एक अनमैरिड वुमेन है, वो उसका हस्बैंड है। जब वो दोनों उस रिलेशन में आए होंगे तभी वो क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल एक्सेस होगा, क्या क्या वुमेन की ड्यूटीज़ होंगी, क्या मैन की ड्यूटी होंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। बट ऑन द अदर हैंड वो एक स्ट्रेंजर के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण इक्वालिटी अमंग्स इक्वल किया जाएगा। मैरिड वुमेन एक अलग क्लास है, अनमैरिड वुमेन एक अलग क्लास है और हर क्लास को अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। यह आर्टिकल 14 का कहीं से भी वायलेशन नहीं है। पार्लियामेंट का ये कंटेंशन था। और उन्होंने बोला साथ साथ जो मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो सोशल लीगल इंस्टीट्यूशन है। इसमें इसको सोशली भी देखना है और लीगली भी देखना है। इस तरीके से इस कारण वो अपने आप को रिटेन कर रहे हैं कि हाँ, अभी हम मैरिटल रेप को लॉ नहीं बनाना चाहते। अच्छा, फिर बात आई कि आर्टिकल 21 का कैसे वायलेशन नहीं है। उन्होंने बोला कि हर बार कंसेंट का मामला जब टूटता है तो ये डजंट मीन कि वो 375 या 376 में फॉल करता है। देखिए, जब भी आप रेप पढ़ते हैं 375 IPC, तो आप साथ साथ दो उसकी एक्सेप्शन भी तो पढ़ते हैं। पहली क्या कि ट्रीटमेंट है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें अगर किसी वुमन के साथ कोई वो चीज़ हुई है, लाइक जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको पता है कि डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो वहाँ कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया है, वो रेप की कैटेगरी में नहीं जाता। और 2007 से पहले क्या सिचुएशन थी? 2007 से पहले ये सिचुएशन थी, अगर हस्बैंड बिलो द 15 ईयर अबो द 15 ईयर वुमन के साथ अगर इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आती। 2008 में केस आया, उसके बाद क्या हुआ कि इस चीज़ को 18 साल कर दिया गया, है ना। अभी क्या सिचुएशन है कि अगर आपकी वाइफ अबो द 18 ईयर है तो
उसके साथ इंटरकॉर्स किया जाएगा वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इन्होंने यही बोला कि हर बार कंसेंट ना मिलना 375 में ऑटोमेटिक इंक्लूजन नहीं हो जाता, उसकी भी एक्सेप्शंस है, उसके रिलेटेड भी लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्लियामेंट ने क्या कहा कि जो भी है फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है किसी भी वाइफ का, और मैरिटल रेप में इधर अभी डालना नहीं मतलब उनको वैलिड लगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी तक ये यूनियन गवर्नमेंट का एक एफिडेविट सबमिट हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लॉ बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट को उस कंटेंशन को मानती है नहीं मानती है, इस चीज़ पे क्या अपडेट रहेगा वो अभी देखना बाकी है। बट एज ऑफ नाउ ये एक लीगल टॉपिक बन गया है, आप इसके रिलेटेड चीज़ें जितना जान लें उतना कम है। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये है ना अभी हर जुडिशरी में लीगल टॉपिक बन के आ सकता है, लीगल आर्टिकल के रूप में आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच।